हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो बीपीएससी का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 9 नंबर है। और उम्मीद करती हूँ पिछले सारे प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहे होंगे। और मैं आज से जो है वो बीपीएससी के जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप हमारी उन वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। और चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट पर। और आप सभी से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सांसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, और चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है हमारा, आप गेस करिए कि यहाँ पर कौन सा उत्तर है। गाइस, आप सबसे जो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, वो सब आप यहाँ पर गेस किया करिए और देखा करिए कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की ओर। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सांसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, सांसद द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। निम्न राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। ये 4 राज्य दिए गए हैं। पहला राज्य है केरल, दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य बिहार, चौथा है बिहार, तीसरा दिल्ली। तो यहाँ पर ये सारे हैं और इनको अब क्या करना है, सही ऑप्शन को चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है कि 1 और 4 है, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 और 2 है, तीसरा ऑप्शन कहता है 2 और 3 है, और चौथा ऑप्शन कहता है केवल 4। तो यहाँ पर केवल 4 वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, गाइस अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो कौन प्रावधान प्रस्तुत करता है, कौन सा अनुच्छेद, ये आपको बताना है। तो ये क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 170, दूसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 176, तीसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 178, और लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। यानी बिहार से जो लोकसभा के सांसद हैं वो कितने हैं। पहला ऑप्शन कहता है 50, दूसरा ऑप्शन कहता है 52, तीसरा ऑप्शन कहता है 54, और लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 54 इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन कहता है 1949, दूसरा ऑप्शन कहता है 1950, तीसरा ऑप्शन कहता है 1951, और चौथा ऑप्शन कहता है 1952। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1951। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर गाइस, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के लिए। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसको आप करेक्ट कर लें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी गाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। जो पंचवर्षीय योजना होती है उसका जो मसौदा तैयार किया जाता है उसका जो अंतिम मतलब
स्वीकृति है वो कौन देता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद और लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। ये कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गई। पहला ऑप्शन है चावल के उत्पादन में, दूसरा ऑप्शन है दालों के उत्पादन में, तीसरा ऑप्शन है पटसन के उत्पादन में और चौथा ऑप्शन है गेहूं के उत्पादन में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के उत्पादन में प्रगति हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है कि 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया। तो पहला ऑप्शन कहता है 11.5% कर दिया, दूसरा ऑप्शन कहता है 12% कर दिया, तीसरा ऑप्शन कहता है 12.5% कर दिया, चौथा ऑप्शन कहता है 13% कर दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12% कर दिया। कितना प्रतिशत कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी 12% कर दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है तो कौन सा है। पहला है भूमि कर, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा भूमि कर। दूसरा है कृषि आयकर, तीसरा है आयात शुल्क, चौथा है बिक्री कर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आय का जो सबसे महत्वपूर्ण कर है वो क्या है, बिक्री कर। बिक्री कर यहाँ पर सबसे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। पहला ऑप्शन कहता है योजना आयोग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है वित्त आयोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन कहता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा और चौथा ऑप्शन कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो क्या है। पहला ऑप्शन कहता है 80.2 करोड़, दूसरा ऑप्शन कहता है 82.2 करोड़, तीसरा ऑप्शन कहता है 84.6 करोड़ और लास्ट ऑप्शन कहता है 86.6 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 84.6 करोड़। यहाँ पर क्या है, भारत की जनसंख्या 1991 के अनुसार यहाँ पर जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार क्या है, तो इतनी आबादी यहाँ की है, इतनी जनसंख्या यहाँ की है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है हमारा, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी पहला कथन है नियोजन की आवश्यकता के कारण, दूसरा कथन कहता है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा कथन कहता है कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और लास्ट ऑप्शन कहता है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। इनमें से सही का चयन करना है। तो यानी ये सारे कारण थे और यहाँ पर कह रहा है अब इनमें से सही का चयन करो। तो पहला ऑप्शन कहता है केवल एक, दूसरा कहता है 1 और 2, तीसरा कहता है 2 और 3 और चौथा कहता है 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 2, 3 और 4, एक को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। यानी यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, पहला वाला छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन कहता है किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक है, दूसरा ऑप्शन कहता है कोई भी वस्तु सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्र में उत्पादित है, तीसरा ऑप्शन कहता है यह सहकारिता क्षेत्र का दूसरा नाम है और चौथा ऑप्शन कहता है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों दोनों का ही सम्मिलित क्या है, दायित्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं। पहला ऑप्शन कहता है 5, दूसरा कहता है 6, तीसरा कहता है 7, चौथा कहता है 8। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में निर्यात प्रोत्साहन की तो ये हमारा 7 नंबर का होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जैसे कहता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में आविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आविकासीय जो व्यय है वो वार्षिक वृद्धि का औसत क्या है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन कहता है 12.35%, दूसरा ऑप्शन कहता है 1.8%, थर्ड ऑप्शन कहता है 9.75% और लास्ट ऑप्शन कहता है 18.9%। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 12.35%। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये कहता है 1995 से 1996 के केंद्रीय बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। पहला ऑप्शन कहता है 35,000, दूसरा ऑप्शन कहता है 40,000, तीसरा ऑप्शन कहता है 45,000, चौथा ऑप्शन कहता है 50,000। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, तो वो 40,000 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्या कहता है, तो ये कहता है ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्ष अंतः संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 1995 से 96 में केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन कितने का आवंटन किया गया है, आपको ये बताना है। और पहला जो ऑप्शन कहता है वो क्या कहता है, तो पहला आवंटन बता रहा है कि यहाँ पर कितने लाख करोड़ रुपए, तो यहाँ 267 करोड़ रुपए का आवंटन, या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है 627 करोड़ रुपए का आवंटन, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है 726 करोड़ रुपए का आवंटन और चौथा ऑप्शन कहता है 762 करोड़ रुपए का आवंटन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 726 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है बिहार की सिंचाई, यहाँ पर सच्चाई नहीं होगा बल्कि बिहार की सिंचाई असततः कितनी है। बिहार की जो सिंचाई है वो असततः मतलब पूरे क्षेत्र में कितनी है, तो पहला ऑप्शन कहता है 89.20 लाख हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन कहता है 90.30 लाख हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन कहता है 91.64 लाख हेक्टेयर, चौथा कहता है 92.11 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 91 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हुए बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि 108%, दूसरा ऑप्शन कहता है 118% और तीसरा ऑप्शन कहता है 128% और चौथा ऑप्शन कहता है 138%। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 138%। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में कृषि का स्वरूप है, बिहार में कृषि का स्वरूप है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जीवनदायी है, व्यावसायिक है, मितोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। सही विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला विकल्प कहता है, ऑप्शन कहता है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है केवल 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन कहता है केवल 2 सही है, चौथा कहता है केवल 4 सही है। तो यहाँ केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल जीवनदायी है। जो जीवनदायी है तो वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो प्रधान है वो कौन होता है। पहला ऑप्शन कहता है राज्य का वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन कहता है जिला विकास प्राधिकरण, तीसरा ऑप्शन कहता है जिला नियोजन पदाधिकारी और चौथा ऑप्शन कहता है राज्य का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 45 के लिए वो है बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर
विकास पदाधिकारी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन कहता है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन कहता है मंगल, तीसरा कहता है बृहस्पति, चौथा कहता है शनि। तो यहाँ पर जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन और चौथा कहता है नाइट्रोजन। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मात्रा है आप जानते हैं 78 पॉइंट कुछ % है, तो वो क्या है? नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? रीज़न क्या है इसका? पहला ऑप्शन है वे मानसिक तनाव से गुजरते हैं, दूसरा ऑप्शन है वह अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं, चौथा कहता है उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनके अंदर क्या होती हैं? तो X क्रोमोसोम्स होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो मरुभूमि सबसे अधिक कहाँ पर होती है? पहला है ऑप्शन कहता है कि 0 डिग्री अक्षांश पर, दूसरा ऑप्शन कहता है 23 डिग्री अक्षांश पर, तीसरा ऑप्शन कहता है 50 डिग्री अक्षांश पर और चौथा ऑप्शन कहता है 70 डिग्री अक्षांश पर। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का जो मरुभूमि है वो कितना है, तो आपको कितने अक्षांश पर है ये बताना है। तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शंस थे वो आपने देख लिया। आइए चलते हैं उत्तर की ओर और उत्तर क्या कहता है। तो यहाँ पर जो उत्तर है सही उत्तर कहता है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी 23 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी पर ओजोन सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो पहला ऑप्शन कहता है 10 से 12 किलोमीटर है, दूसरा ऑप्शन कहता है 40 से 50 किलोमीटर है, तीसरा ऑप्शन कहता है 70 से 80 किलोमीटर है और चौथा ऑप्शन कहता है 110 से 120 किलोमीटर है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 से 50 किलोमीटर जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि लकड़ी की तुलना में लोहे का अच्छा चालक है और लोहा अच्छा चालक है, थर्ड ऑप्शन कहता है लकड़ी की तुलना में लोहा खराब है, डी ऑप्शन कहता है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा क्या है? अच्छा चालक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है और फोर्थ ऑप्शन कहता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या क्या होती है? तो भिन्न होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए तो मच्छर भगाने की जो दवा है उसका सक्रिय रसायन है उसका क्या नाम है, आपको ये बताना है। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न के ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन ये कहता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका कहता है कि एथिलीन, दूसरा ऑप्शन कहता है एट्रोपिन, तीसरा कहता है 2-आइसोप्रोक्सीफिनाइल, लास्ट कहता है बेंजीन हेक्सा क्लोरोफीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एथिलीन। एथिलीन का छिड़काव करते हैं जिससे क्या होता है? तो यहाँ पर मच्छर को भगाने ये सक्रिय दवा है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है तो कितने प्रतिशत भाग ढका हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है 1/4%, दूसरा ऑप्शन कहता है 1/2%, तीसरा ऑप्शन कहता है 2/3%, चौथा ऑप्शन कहता है 3/5%। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 2/3 भाग यानी 2/3%। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जिस तारामंडल के सारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो कौन सा है वो तारामंडल, उस तारामंडल का नाम बताना है। पहला ऑप्शन कहता है सप्तऋषि, दूसरा ऑप्शन कहता है मृग, तीसरा ऑप्शन कहता है वृश्चिक और चौथा ऑप्शन कहता है वृष। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर यहाँ पर नंबरिंग नहीं डली हुई है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आंसर की ओर चलते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है भारी जल वह जल होता है। भारी जल कौन सा जल होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के विलय लवण होते हैं, तीसरा ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, चौथा ऑप्शन जिनमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आप सोच के बताइए कि भारी जल क्या होता है। भारी जल जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है हमारा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है भूमध्य रेखा के पास, दूसरा ऑप्शन कहता है कर्क रेखा के पास, तीसरा ऑप्शन कहता है मकर रेखा के पास और चौथा ऑप्शन कहता है ध्रुवों के पास। तो ये कहाँ मिलता है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक घने वन जो है वो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का स्थानीय समय क्या है, भारतीय मानक समय से आगे है, दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय मानक समय से पीछे है, तीसरा ऑप्शन है वही है जो भारतीय मानक समय है और लास्ट ऑप्शन भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो क्या है, भारतीय मानक समय से क्या है, आगे है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है परमाणु नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं। परमाणु नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लास्ट कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केवल होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 20 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, 20 वर्ष की आयु पे मानव शरीर की कुल जो हड्डी होती है वो लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 100, ऑप्शन नंबर 2 200, ऑप्शन नंबर 3 300, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही होगा, 200 होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 4, दूसरा ऑप्शन कहता है 12, तीसरा ऑप्शन कहता है 20 और चौथा ऑप्शन कहता है 28। तो आप सभी जानते हैं दूध के दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं, वो 20 होते हैं और वही दोबारा से निकलते हैं। ये सारे दांत क्या हैं, दो बार निकलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। तो पहला ऑप्शन कहता है खोपड़ी होती है, दूसरा ऑप्शन कहता है सरंध्री होती है, तीसरा ऑप्शन कहता है ठोस होती है और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, खोपड़ी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 34। तो यहाँ पर
मानव की खोपड़ी में अगर अस्थियों की बात करें तो केवल 8 होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं कौन हैं? पहला ऑप्शन है जावा मानव, दूसरा ऑप्शन है क्रो-मैग्नन मानव, तीसरा ऑप्शन है निएंडरथल, चौथा है पेकिंग। तो यहाँ जो क्रो-मैग्नन मानव है ये क्या है? आधुनिक जो मानव हैं उसके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है, पादप सदृश मात्र पादप की उत्पत्ति हो सकती है बीजों से, पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कटे तनों से, तीसरा ऑप्शन कहता है इनमें से किसी से नहीं, और लास्ट कहता है इन दोनों से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कटे हुए तनों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का जो क्रमिक पतन हो गया वो किस काल की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला है गुप्त काल, दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रतिहार युग, तीसरा ऑप्शन कहता है राष्ट्रकूट काल, और चौथा ऑप्शन कहता है सातवाहन युग। तो यहाँ गुप्त काल जो है वो हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कितने वर्ष पूर्व किया? पहला ऑप्शन कहता है 405 AD, दूसरा ऑप्शन कहता है 635 AD, तीसरा ऑप्शन कहता है 670 AD, और लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? निम्न में से कौन भूमि उत्पाद कर पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो पहला जो यहाँ पर 4 क्या हैं कथन दिए हुए हैं, खराज, खस्म, उस्त्र, मुक्तई। तो सही विकल्प चुनें कि पहला सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन कहता है 1, 2, 3 सही, चौथा ऑप्शन कहता है 1, 3 और 4 सही। तो यहाँ पर क्या 1, 3 और 4 यानी ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के उस शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो विजयनगर के उस पहले शासक को नाम बताना है आपको जिसने क्या किया है, तो बहमनी जो थे उनसे गोवा को छीना था। तो आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 कहता है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 कहता है हरिहर तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 कहता है हरिहर चतुर्थ। तो यहाँ पर हरिहर द्वितीय जो थे वो क्या थे, इन्होंने ही बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी, यहाँ पर ये वाला शाह होगा शिकारी वाला, इसको आप ठीक कर लें। सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा ऑप्शन कहता है सुहरावर्दी, तीसरा ऑप्शन कहता है फिरदौसी कुब्रवी, और लास्ट कहता है कुब्रवी। तो यहाँ किससे था इनका संबंध? तो यहाँ फिरदौसी कुब्रवी से था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है आपको ये बताना है। और इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन कहता है 3 महीने तक, दूसरा ऑप्शन कहता है 6 महीने तक, तीसरा ऑप्शन कहता है 1 वर्ष तक, और लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने तक। कितने दिन तक? तो 6 महीने तक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 4 महीने का, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने का, और तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष का, चौथा ऑप्शन है जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 महीने का। दोनों के बीच जो अंतराल होगा वो कितने दिन का होगा? तो वो 6 महीने का होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि पहला ऑप्शन कहता है संविधान लिखित है, दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है जनता को
सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लास्ट ऑप्शन कहता है यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकार चुनने और बदलने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? पहला ऑप्शन कहता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा ऑप्शन कहता है बाहरी आक्रमण के आधार पर, तीसरा ऑप्शन कहता है युद्ध के आधार पर, और लास्ट ऑप्शन कहता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर क्या है, तो राष्ट्रपति का जो ये लग सकता है वो शासनकाल लग सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? पहला ऑप्शन कहता है बिहार तथा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है क्या, बिहार तथा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हुए और अगला प्रश्न कहता है ऑप्शन नंबर सी है, ये कहता है योजना आयोग है। तो योजना आयोग क्या है? पहला ऑप्शन है मंत्रालय है, दूसरा ऑप्शन है शासकीय विभाग है, तीसरा ऑप्शन है परामर्शदायी संस्था है, चौथा ऑप्शन है स्वशासित निगम है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 86 के लिए जो सही उत्तर है वो क्या है, स्वशासित परामर्शदायी क्या है, संस्था है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हुए और अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? तो पहला ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था पर, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था पर, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, और चौथा ऑप्शन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है पूंजीवादी व्यवस्था पर क्या है, तो ये आधारित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष कर, दूसरा ऑप्शन बिक्री कर, तीसरा ऑप्शन रेलवेज, और चौथा ऑप्शन चुंगी कर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंगी कर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है 89 प्रश्न, ये कहता है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। पहला ऑप्शन है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी में कमी के संबंध में, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, और चौथा ऑप्शन है असमानता में कमी के संबंध में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एक बार आप सोच के बताएं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो गाइस इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या है, बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर अब मूव करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है रुई तथा शक्कर उद्योग, दूसरा ऑप्शन कहता है इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, तीसरा ऑप्शन है जूट तथा रुई उद्योग, और लास्ट ऑप्शन कहता है कागज़ तथा लोहा उद्योग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जूट तथा रुई उद्योग यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो पहला ऑप्शन है रोजगार बढ़ाने को, दूसरा ऑप्शन है आयात बढ़ाने को, तीसरा ऑप्शन है उद्योग बढ़ाने को, चौथा ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी रोजगार बढ़ाने को, ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है
भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? पहला ऑप्शन है जूट उद्योग में, दूसरा ऑप्शन है लोहा तथा इस्पात उद्योग में, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग में और चौथा ऑप्शन है शक्कर उद्योग में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, कपड़ा उद्योग में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है जंगल और चौथा ऑप्शन है विदेशी व्यापार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? उद्योग होगा, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, कितने में फैले हुए हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन कहता है 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर और चौथा ऑप्शन कहता है 31 लाख के हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो होगा 31 लाख के जो है क्षेत्रफल 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर जो वन है वो क्या है? बिहार के जंगल में क्या है? तो ये फैले हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में एक इस्पात कारखाना है। बिहार में एक इस्पात कारखाना कहाँ पर है? आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो कहता है दरभंगा में, दूसरा ऑप्शन है गया में, तीसरा ऑप्शन कहता है हजारीबाग में और चौथा ऑप्शन कहता है कि जमशेदपुर में। तो बिहार का एक जो इस्पात कारखाना है वो कहाँ पर है इन ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है क्या? जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्या है? तो बिहार का एक और इस्पात कारखाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या होगी? 4, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, उसके बाद डैश लगा है। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 39, तीसरा ऑप्शन है 89 और फोर्थ ऑप्शन है 243। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 36, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।